आते हैं अगला चैप्टर जो कि अपना ग्रेविटेशन। फटाफट से ग्रेविटेशन करते हैं, बहुत सिंपल सा, सबसे इजी सा चैप्टर है ग्रेविटेशन और साउंड, बहुत सिंपल चैप्टर है ग्रेविटेशन। अब मुझे पता क्या लग रहा है, ये माइक फिर से डिस ना हो जाए, मुझे बस इस बात का डर लग रहा है। मैं सोच रहा हूं कोई और माइक नहीं पड़ा क्या मेरे पास, जिससे मैं तुम्हें आज तो पढ़ा दूं, वरना आज मोए मोए हो जाएगा तुम्हारे साथ, है ना। आज तुम्हारे साथ वरना क्या हो जाएगा, तुम्हारे साथ मोए मोए हो जाएगा मोए मोए हो जाएगा, मोए मोए। तुम्हें कहोगे भैया भैया फिर आवाज चली गई, है ना। मोए मोए। देखो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारी भी ऐसे उलझाएगा कभी, उलझा ऐसा कभी, ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हारे साथ, बताओ हुआ है कभी ऐसा, होता है ना। सेकंड सेशन, सेकंड नहीं लेता बेटा मैं, एक में ही खत्म करता हूं, सेकंड सेशन में मैं बिलीव नहीं करता। चलो अब होगा तो देखते हैं, अब होगा तो देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। हाँ तो ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या है, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से ही आता है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये बोलता है जब भी कोई दो बॉडीज होंगी वो आपस में फोर्स लगाएंगे, वो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वो फोर्स होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो फाइनली हमारा बन के आता है वो आता है F इक्वल्स टू जी m1m2 बाय आर स्क्वायर, जिसमें G जो है वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बात भी सबको पता है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद रखना बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए, पेपर में नहीं देते वैल्यू, ठीक है। चलो आओ, तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आती है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी, वो कैसे निकालेंगे, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पता है पता है पता है, बहुत बढ़िया। और यहां पर फोर्स क्या है, फोर्स बराबर है जी m1m2 बाय आर स्क्वायर, और यही बराबर होगी मास इंटू एक्सेलरेशन यानी m1 इंटू एक्सेलरेशन। यानी एक m से तुम दूसरा m काट सकते हो, बताओ। तो जो एक्सेलरेशन है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इक्वल्स टू जी m2 बाय आर स्क्वायर, जी m2 बाय आर स्क्वायर। यानी अगर मुझे पृथ्वी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला आ गया जी एम बाय आर स्क्वायर, जिसमें जी कांस्टेंट है, एम क्या है, एम है मास ऑफ अर्थ, वो भी कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, वो भी कांस्टेंट है। तो इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और इससे आपकी जी की वैल्यू आ जाती है, और वो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब कैलकुलेट करते हैं तो आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर उसको हम 10 भी लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो स्मॉल जी है ये कैसे बदलता है, जैसे तुम्हारी जिंदगी में उसने बदला था रंग, वैसे ये भी बदलता है। कैसे बदलता है याद रखना, वेरिएशन कैसे आते हैं। पहला, अगर तुम हाइट को इंक्रीज करोगे, मान लो तुम बहुत ऊपर जा रहे हो, तो क्या होगा, तो आपका जो स्मॉल जी है वो हमेशा क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। याद रखना स्मॉल जी हमेशा डिक्रीज करता है जब हाइट आप इंक्रीज करते हो। सिमिलरली अगर आप डेप्थ को इंक्रीज करते हो, आप पृथ्वी के अंदर जा रहे हो, तो भी आपका स्मॉल जी क्या होगा, डिक्रीज ही करता है ना। अगर आप डेप्थ बढ़ाओगे तो भी आपका स्मॉल जी डिक्रीज करेगा। और अगली चीज है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी क्या बेटा, समझने की कोशिश करना। आपके ना पृथ्वी कैसी दिखती है मैं आपको वो समझाता हूं। देखो ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं बेटा, ये आपके पोल होते हैं, और यहां पर आपके होते हैं इक्वेटर, थोड़ा ऐसी शेप की होती है। तो आप देखो कौन सा डिस्टेंस छोटा है, कौन सा डिस्टेंस छोटा है, जल्दी बताओ कौन सा डिस्टेंस छोटा है, फटाफट बताओ। गोल नहीं होती पृथ्वी, मूर्ख, बताओ कौन सा डिस्टेंस छोटा लग रहा है। वाह वाह, एक दो बच्चे अभी भी पोल लिख रहे हैं, पोल नहीं इक्वेटर लिख रहे हैं। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, पोल का डिस्टेंस छोटा है। फॉर्मूला याद कर, जी एम बाय आर स्क्वायर। जिसका डिस्टेंस कम होगा क्या उसका जी ज्यादा नहीं होगा, यानी यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो ज्यादा होगा, और यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन इक्वेटर। डन है बेटा,
बहुत बढ़िया, चलो बहुत सही, बहुत सही, डन डन, सही, क्लियर एकदम। चलो अच्छा, स्मॉल जी और बड़े जी के बीच में डिफरेंस क्या है? स्मॉल जी बदल जाता है, रंग बदल लेता है, स्मॉल जी की वैल्यू बदल रही है ना बेटा बार बार, बट बड़ा वाला जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, ये नहीं बदलता, ये तुम्हारे दोस्त की तरह, ये तुम्हारी एक्स की तरह ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, मास और वेट में क्या डिफरेंस है बेटा? मास तो कांस्टेंट रहता है, मेरा मास क्या है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जो तुम वेट अपना कैलकुलेट करते हो ना, जो तुम बोलते हो तुम अपना मास कैलकुलेट कर रहे हो, बेसिकली तुम अपना मास तो तुम्हारा सेम ही है कि 70 केजी 80 केजी, वो सेम है। वेट जो होता है, वेट हमेशा न्यूटन में काउंट होता है। किसमें? न्यूटन में, है ना, न्यूटन में। तो वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मान लो तुम इधर से चांद पे चले जाओ, चांद पे चले जाओ, मान लो यहां से तुम कहां चले जाओ? चांद पे चले जाओ। चांद पे तुम्हारा मास तो सेम रहेगा, जो तुम्हारा 70 केजी है, बट तुम्हारा जो वेट है वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि चांद पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो याद रखना, मास और वेट क्या है? मास हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा, वेट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेट बदल जाएगा। हाँ, वेट बदल जाएगा मून पे जाके, ये चेंज नहीं होता, ये चेंज हो जाता है। इसका यूनिट केजी होता है, इसका यूनिट न्यूटन होता है। डन डन, ओके जी, ओके जी। चलो अगला कॉन्सेप्ट आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है बेटा? थ्रस्ट होता है बेसिकली फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। यानी थ्रस्ट कुछ नहीं है, फोर्स ही है। जब भी कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी ना, तो उसको हम फोर्स के अलावा एक नाम दे देते हैं, थ्रस्ट। तो परपेंडिकुलर फोर्सेस को हम थ्रस्ट बोलते हैं, बस यही होता है थ्रस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं होता। थ्रस्ट का यूनिट भी सेम ही होता है, वो जो यूनिट बता रहा हूं मैं तुम्हें, न्यूटन, वही होता है थ्रस्ट का। अच्छा, ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन करते हैं। जब भी हम किसी चीज को ड्रॉप करेंगे या ऊपर फेंकेंगे, वो वाले सवाल जो बच गए थे, देखो एक ट्रिक बता रहा हूं। जब भी किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप करो, तो तुम ग्रेविटी के साथ उसे ड्रॉप कर रहे हो। तो जब भी कोई चीज, एक ट्रिक बता रहा हूं, स्कूल, सब स्कूल में अलग अलग कराया जाता है, मेरी एक ट्रिक है, देखो जब भी कोई चीज नीचे आएगी तो हमेशा तुम जी को पॉजिटिव लो, जी हमेशा पॉजिटिव लोगे, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव लोगे। क्यों? क्योंकि एक्सेलर जी की डायरेक्शन में आ रहा है ना, ग्रेविटी भी तो नीचे ही लग रही है। और जब भी कोई चीज ऊपर जाएगी तो आप हमेशा जी की वैल्यू नेगेटिव लेना, बस इतना याद रखो। बाकी फॉर्मूले सारे सेम ही रहेंगे, जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे थे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वहां पर ए की जगह क्या कन्वर्ट हो जाएगा? जी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम चीजों को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं या फिर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ आएगा। अ बॉल ऑफ मास 2 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर। हमने किसी चीज को 20 मीटर से क्या करा है? ड्रॉप करा है। मान लो ये बॉल है और ये 20 मीटर था, 20 मीटर था, उससे मैंने क्या करा? इसको ड्रॉप कर दिया है। अब क्या होगा? फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। कितने समय में बॉल नीचे आएगी? बताओ कितना टाइम लगेगा? बताओ भाई, बताओ। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी? 0 होगी। ड्रॉप करते टाइम वेलोसिटी 0 होगी, हाँ या ना? मुझे टाइम निकालना है, कैसे निकालूंगा? बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? ऐसे मत कर यार, तू आता है, देख तुझे ये गिवन है तो तू फॉर्मूला लगा सकता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट इस कंडीशन में ये ए की जगह आ जाएगा जी, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है एक्सेलरेशन में। तो फॉर्मूला हो जाएगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो यू की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका क्या? एस इक्वल्स टू, एस की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर है, तो यहां पर लिखो 20 इक्वल्स टू हाफ इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मान लेते हैं, 10 ले लेते हैं, और पॉजिटिव का 10, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। और यहां पर क्या है? टी स्क्वायर, टाइम ही तो निकालना है, टाइम ही तो निकालना है, तो इसको इधर भेज दो, है ना। तो ये आ जाएगा आपका टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 और टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो टाइम आ गया 2 सेकंड। किस किस का 2 सेकंड आया बेटा? किस किस का 2 सेकंड आया? जल्दी बताओ, किस किस का 2 सेकंड आया? बहुत बढ़िया। तो जो टाइम आपका निकल के आया है वो आ गया है 2 सेकंड। चलिए अब ऐसी ही सेम चीज है, कैलकुलेट दी वेलोसिटी विद विच दी बॉल विद हिट दी ग्राउंड। बॉल किस वेलोसिटी पे जाएगी, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी? कैसे निकालोगे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू तो है 0, एक्सेलरेशन है 10, टाइम कितना है 2, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वाह यार भैया। अगला देखो, फाइंड दी फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉल। बॉल पे फोर्स कितनी लग रही है, कैसे निकालूंगा? बॉल का मास गिवन है क्या? 2 kg गिवन है। एक्सेलरेशन गिवन है क्या? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है।
तो फटाफट से बताओ मूर्खों, फोर्स कितनी होगी? फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, बस सिंपल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 10 ही रहेगी। अगला, इफ द बॉल रीबाउंड्स विद द सेम वेलोसिटी व्हाट इज द इंपल्स? इंपल्स का क्वेश्चन रहने दो, क्योंकि इंपल्स आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से आउट है। कुछ क्वेश्चन कुछ स्कूल्स के अंदर कराया जाता है इंपल्स, बट वैसे लॉजिकली आपके एनसीईआरटी से आउट है। इंपल्स वैसे बेटा कुछ नहीं होता, फोर्स इंटू टाइम होता है इंपल्स, है ना। इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम वैसे, बट हाँ आपके आउट है। विच लॉ ऑफ द मोशन एक्सप्लेन द रिबाउंडिंग? किसकी वजह से रिबाउंड हुआ? अगर कोई चीज नीचे जाएगी और वो चीज ऊपर आएगी, क्यों आई? बताओ क्यों आई? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आ गया सबका? चलिए आ जाइए। डन डन, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है थ्रस्ट बाय एरिया, यानी फोर्स बाय एरिया होता है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है थर्स्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और इसका यूनिट होता है बेटा, इसका यूनिट होता है पास्कल। बेटा ये पास्कल है, पी को आर मत बनाना वरना पापा मम्मी बहुत मारेंगे ठीक है, हाँ तो ये है पास्कल, ठीक है। पास्कल जो होता है वो यूनिट होता है किसका? प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, यानी क्या मैं बोल सकता हूं अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा? बिल्कुल होगा, है ना। हाँ, और यहीं पर ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाई डज शार्प नाइफ कट बेटर? शार्प नाइफ से अच्छे से तुम क्यों काट सकते हो? क्योंकि शार्प नाइफ का एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। सिमिलरली व्हाई डज द कैमल हैव ब्रॉड फीट? कैमल का एरिया ज्यादा है, फीट का एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा और वो अच्छी तरीके से चल पाएगा। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे होते हैं। अगला आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स क्या होती है? जब भी आप किसी चीज को पानी में डालते हो ना, तो पानी उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, उसको हम बोलते हैं बायोंट फोर्स, ठीक है। अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, किसी भी चीज को पानी में डालोगे अब ऊपर आएगा, ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है क्या? लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये बोलता है कि डेंसिटी का गेम है। अगर मान लो एक पानी है और एक ऑब्जेक्ट को उसमें डाला जाए, अगर पानी की डेंसिटी ज्यादा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो वो फ्लोट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है पानी से तो सिंक करेगा, और अगर इन दोनों की डेंसिटी बराबर है तो क्या करेगा? तो भी ये इसके ऊपर रहेगा। यानी याद रखना, बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन, अगर पानी से कम है तो फ्लोट, पानी से ज्यादा है तो डूब जाएगा। ये है सिंपल सा लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। फ्लोटिंग, सिंकिंग, सस्पेंडेड। अब एक जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा वो आएगा डिफाइन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेटा क्या होता है समझने की कोशिश करना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है व्हेन अ ऑब्जेक्ट, देखना, अ ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंस एन अपवर्ड बायोंट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। यानी क्या बोलता है? मान लो तुम किसी भी चीज को पानी में डालोगे, उस पर जो फोर्स लगेगी ना बायोंट फोर्स, वो पता है कितनी होगी? जितना पानी का वेट उसने डिस्प्लेस करा। यानी क्या बोल रहा है? द फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, जो पानी में डाला गया है, वो फोर्स बराबर होगी किसके? फोर्स बराबर होगी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जितना पानी उस चीज ने बाहर निकाला है उसके बराबर होगी। आया समझ में? क्या स्टेटमेंट याद रहेगी? जल्दी बताओ, क्या स्टेटमेंट याद रहेगी? ये स्टेटमेंट पे सवाल आता है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, बहुत बार, ठीक है भाई। चलो चलो भाई, अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट इसका एक मेन पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। मेन पार्ट क्या है? देखो ये वाला सी पार्ट देखो। इफ अ पर्सन वेज 60 kg ऑन अर्थ, व्हाट विल बी देयर वेट ऑन द मून? आपको यह पता है कि जो मून का, और ये याद भी कर लेना, जो मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, वो 1/6 टाइम होता है अर्थ के कंपैरिजन में। आप ये बताओ, अगर एक इंसान का 60 kg मास है अर्थ, तो उसका उधर कितना होगा? ये मास है बेटा केजी में, ये वेट नहीं है, ये मास है, ये मास है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी क्या होगा? वेट होगा m इंटू जी, और जी क्या है यहां पे? g/6, तो 60 इंटू 10/6, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन होगा मूर्खो, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन होगा बेटा। कौन सी वो कर रहे हो? कौन सी दुनिया में हो? 10 लिख रहे थे बेटा, 10 लिख रहे थे।
मार खाओगे, मार खाओगे, मार खाओगे बेटा, बहुत मार खाओगे, बहुत मार खाओगे। आगे समझ में? चलिए भाई, ये हो गया आपका कौन सा चैप्टर, ये हो गया आपका ग्रेविटेशन। अब आ जाता है अपना वर्क एंड एनर्जी, फिर होगा अपना लास्ट साउंड चैप्टर। चलो भैया, कितनी देर की और क्लास है? आधे घंटे की और क्लास है बेटा, पढ़ लो यार प्लीज प्लीज। मेरा माइक डिस होने वाला है मेरा माइक डिस होने वाला है बेटा। माइक मेरा बड़ा दुख के साथ में, बहुत दुख है? चलो, अरे 10 कैसे लिख रहे हो तुम? एक बात बता मुझे उस क्वेश्चन में, एक बात बता मुझे, यहां पर ये ना वेट नहीं दिया है, ये मास गिवन है। मास, वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। यार तुम क्या बात करते हो?